हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां मिस फ्लोटिंग ने अपना सैक्रिफाइस देते हुए होली सन फेंगजू के गोड बना दिया था, लेकिन होली सन फेंगजू तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए वो तजू से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा था कि प्लीज वो उसकी मास्टर मिस फ्लोटिंग को बचा ले। जिस पे तजू ने उसे बोला था कि मैं तुम्हारी मास्टर को बचा तो लूंगा, लेकिन उस समय तुम्हारी सारी कल्टिवेशन खत्म हो जाएगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए बस एक नॉर्मल पर्सन ही बनकर रह जाओगे। लेकिन ये सब सुनने के बावजूद भी हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू इसके लिए मान गया था, जो देखकर एपिसोड के एंड में तजू ने भी अपनी हेल गोड वाली सोड को बाहर निकाल लिया था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अल्केमी सुप्रीम का नेक्स्ट एपिसोड मैंने अपने सेकंड चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, और अब अल्केमी सुप्रीम की तरह हेवनली सुपरचूर रूट कल्टीवेटर सीरीज का भी नेक्स्ट एपिसोड मेरे सेकंड चैनल के ऊपर ही आने वाला है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाकर मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब आते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ पे हमें इमोर्टल क्लैन के आउटर एरिया का सीन दिखाया जाता है। और पूरे इमोर्टल क्लैन में हेल गोड की सूट की वजह से चारों तरफ गोल्डन एनर्जी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सूर्य खुद ही नीचे जमीन पे आ गया हो। और तभी तजू अपनी हेल गोड सोड का इस्तेमाल करते हुए कट द एयर टेक्निक के सेकंड मूव का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्पेस एंड टाइम को वापस से रिवर्स किया जा सकता था। तजू जैसे ही अपनी हेल गोड सोड को वहां पे मूव करते हैं, तो हम देखते हैं कि ऊपर हवा में एक पोर्टल बन गया था। उस पोर्टल से भी काफी ज्यादा मात्रा में गोल्डन एनर्जी रिलीज हो रही थी। लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उस पोर्टल ने होली सन फेंगजू की बॉडी के अंदर मौजूद सारी एनर्जी को भी अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते उस पोर्टल ने वहां पे सिर्फ कुछ ही पलों में होली सन फेंगजू की सारी पावर्स को वहां पे अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी सारी इमोर्टल पावर्स भी जा चुकी थी। और उसी वजह से उसकी बॉडी से वहां पे ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा भी निकलने लगा था। जैसे ब्लैक पावर ऑफ करप्शन वाली लड़की बहुत ही गौर से देख रही थी। वो वहां पे तजू के पास आकर उनसे सवाल करते हुए पूछती है, आखिर इस पर्सन की बॉडी से निकल रहा ये ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का ऑरा मुझे इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई मेरा अपना हो। ब्लैक पावर ऑफ करप्शन गर्ल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि तजू उसे वहां पे जवाब देते हुए बताते हैं कि इस पर्सन की बॉडी से जो ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का ऑरा निकल रहा है, वो असल में तुम्हारा है, इसलिए वो तुम्हें इतना ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है। तो अब डरो मत, जल्दी से आगे बढ़ो। जैसा मैंने तुम्हें कहा था वैसा ही करना। उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन के ऑरा को महसूस करते हुए उसे अपने अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। तजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो ब्लैक पावर ऑफ करप्शन वाली लड़की धीरे धीरे अब वहाँ पे होली सन फेंगजू की तरफ ही बढ़ने लगी थी। और जैसे ही वो वहाँ पे होली सन फेंगजू के पास आती है, तो उन ब्लैक करप्शन पावर्स ने भी अपनी ओनर को पहचान लिया था। इसलिए सारी ब्लैक करप्शन के पास होली सन फेंगजू की बॉडी से बाहर निकलते हुए सीधा वहाँ पे उस लड़की की बॉडी के अंदर ही एंटर कर गई थी। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि उस लड़की को अपनी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था। वो वहाँ पे रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का ऑरा भी निकल रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी, तजू के बनाई हुई इस गोल्डन पोर्टल ने वहाँ पे उसे भी अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया था। और जैसे ही वो लड़की वहाँ पे उस पोर्टल के करीब जाती है, तो उस पोर्टल से होली सन फेंगजू की खींची हुई सारी पावर्स उस ब्लैक करप्शन ऑफ पावर वाली लड़की की बॉडी के अंदर जाने लगी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ एक बार फिर से वही गोल्डन एनर्जी फैलने लगी थी। जो देखकर फेंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, ओ माय गॉड, ये मैटर तो वाकई बहुत ज्यादा कूल है। इवन हम देखते हैं कि फेंग के साथ साथ उनके बाकी सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। और इंजवी ने तो वहाँ पे तजू से रिक्वेस्ट करते हुए ये भी बोल दिया था कि मास्टर, मैं भी इस कमाल की टेक्निक को सीखना चाहती हूँ। वहीं उन सभी के साथ साथ हम देखते हैं कि डोंगमी और लियोजियन भी इस मैटर को वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहे थे। और डोंगमी उस पोर्टल की सारी पावर्स को वहाँ पे उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन गर्ल की बॉडी के अंदर जाते हुए देखकर कहता है कि तजू की इस कमाल की टेक्निक के अंदर ना सिर्फ स्पेस पावर्स मौजूद है, बल्कि उसी के साथ साथ इसके अंदर तो टाइम की पावर्स भी मौजूद है। आज तक सभी लोगों ने कट द एयर मूव के सिर्फ पहले हिस्से को ही देखा था। आज मैं भी अपनी लाइफ में पहली बार इसके दूसरे हिस्से को देख रहा हूँ। मुझे तो लगता है इस कमाल के मूव का निर्माण खुद तजू ने ही किया होगा, क्योंकि तभी तो उनके अलावा और किसी को भी इस मूव के बारे में नहीं पता था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पोर्टल अपनी रिवर्सिंग टाइम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे अब वहाँ पे ब्लैक पावर ऑफ करप्शन वाली लड़की की बॉडी को रिवर्स करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी बॉडी में वहाँ पे क्रैक्स भी आ रहे थे। हालांकि इस समय उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी वो लड़की वहाँ पे किसी तरह से इस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। और तभी देखते ही देखते उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन वाली लड़की की बॉडी के अंदर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अब वहाँ पे टाइम पूरी तरह से रिवर्स हो चुका था। और अब वो ब्लैक पावर ऑफ करप्शन वाली गर्ल वहाँ पे मिस फ्लोटिंग की बॉडी में चेंज हो चुकी थी। असल में ये दोनों तब से ही एक साथ जुड़ चुके थे, जब फोर्थ मरीडियन के अंदर होली सन फेंगजू ने मिस फ्लोटिंग की जान बचाने के लिए उसे ब्लैक पावर ऑफ करप्शन के साथ जोड़ा था। तब से लेकर अब तक वो ब्लैक पावर ऑफ करप्शन वाली लड़की और मिस फ्लोटिंग दोनों एक तरह से एक ही थे। वही मिस फ्लोटिंग अपनी बॉडी में वापस आते ही हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे वहाँ पे नीचे गिरने लगी थी, लेकिन वो वहाँ पे पूरी तरह से नीचे गिर पाते उससे पहले होली सन फेंगजू ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर उसे वहाँ पे पकड़ लिया था। जबकि सबके बीच में हम देखते हैं कि तजू भी दोबारा अपने हेल गोड वाले सिंहासन के ऊपर जाकर बैठ गए थे और अपनी चाय का मजा उठाने लगे थे। जबकि होली सन फेंगजू तो मिस फ्लोटिंग को वहाँ पे सही सलामत देकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। एवं खुशी के बारे हम देखते हैं कि उसकी आंखों से वहाँ पे आंसू भी निकलने लगे थे। उसे वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने वाकई मिस फ्लोटिंग को खोने के बाद उसे वापस से पा लिया है। और इसी बीच हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग को भी वहाँ पे होश आ चुका था, जो कि होश में आते होली सन फेंगजू से कहते हैं कि तुम मेरे इतने ज्यादा करीब क्या कर रहे हो, जल्दी से भागो यहाँ से, वो ब्लैक पावर ऑफ करप्शन कभी भी यहाँ पे आती होगी। और ये कहकर मिस फ्लोटिंग खुद जल्दी से उठते हुए होली सन फेंगजू का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन होली सन फेंगजू उसे वहीं पे रोककर उसे वहाँ पे शांत करवाते हुए कहता है कि वो सब पास था जो कि गुजर चुका है। हम लोग न जाने कब से ब्लैक पावर ऑफ करप्शन से बचते हुए यहाँ पे आ गए थे और अभी होली सन फेंगजू उसे वहाँ पे ये सब बता ही रहा
रहा था कि तभी हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग की नजर वहाँ पे सिस्टर जू और उनके सभी डिसेबल्स के ऊपर पड़ती है, लेकिन वो वहाँ पे उनमें से किसी को भी नहीं पहचान पा रही थी, क्योंकि जैसे ही उसकी सोल खत्म हुई थी उसकी सारी मेमोरीज भी जा चुकी थी। उसे अब अपनी लाइफ की सिर्फ वही वाली मेमोरीज याद थी जब होली सन फेंग जू ने कट दी एयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी सोल को काटा था, जो देखकर लिंग जू भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहती है कि मुझे लगता है इसकी मेमोरीज अभी तक उसी जगह पे ही रुकी हुई हैं जहाँ पे इसकी सोल को काटा गया था। लिंग जू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि निंग यू वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये इसके लिए अच्छा ही है कि ये यहाँ पे हुई सारी मेमोरीज को भूल चुकी है। पर अभी वो दोनों लड़कियां इसी तरह से आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी उन दोनों को वहाँ पे अपने कानों में मिस फ्लोटिंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे होली सन फेंग जू को खुद से दूर रहने के लिए कह रही थी, क्योंकि वो ब्लैक करप्शन ऑफ पावर्स वहाँ पे मिस फ्लोटिंग की बॉडी से निकलते हुए वहाँ पे होली सन फेंग जू की बॉडी के ऊपर हावी हो रही थी। इसलिए मिस फ्लोटिंग वहाँ पे होली सन फेंग जू को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी थी। हालांकि होली सन फेंग जू वहाँ पे मिस फ्लोटिंग से दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग ने वहाँ पे जबरदस्ती उसे अपने से दूर कर दिया था। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उन ब्लैक करप्शन ऑफ पावर्स ने वहाँ पे होली सन फेंग जू की बॉडी के ऊपर असर करना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो बेचारी मिस फ्लोटिंग वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो वहाँ पे घबराते हुए होली सन फेंग जू से कहती है किस तरह से खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए इन ब्लैक पावर्स को खत्म कर दो। लेकिन होली सन फेंग जू अब भला ऐसा कैसे कर सकता था, वो तो एक नॉर्मल कल्टीवेटर बन चुका था जिसकी सारी कल्टीवेशन ही वहाँ पे खत्म हो चुकी थी। और ये देखकर बेचारी मिस फ्लोटिंग को वहाँ पे एक और बहुत बड़ा झटका लगता है। वो जल्दी से होली सन फेंग जू के पास आकर वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर ये सब तुम्हारे साथ हो क्या रहा है और तुम्हारी कल्टीवेशन को क्या हुआ, तुम तो सुप्रीम इमोर्टल एम्परर थे ना, तो फिर अब तुम एक मामूली से इंसान कैसे बन गए हो। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि बेचारे होली सन फेंग जू की हालत तो वहाँ पे हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। लेकिन इतने ज्यादा दर्द में होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे स्माइल करते हुए मिस फ्लोटिंग से कहता है मास्टर आप मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अभी होली सन फेंग जू वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक होली सन फेंग जू को वहाँ पे अपने दिल के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था, जो देखकर बेचारी मिस फ्लोटिंग वहाँ पे इतना ज्यादा डर गई थी कि वो खुद ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वहाँ पे उन ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को रोकने की कोशिश करती है। और जैसे वो वहाँ पे अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग ने वहाँ पे जाने में ही होली सन फेंग जू की बॉडी के अंदर मौजूद सारी ब्लैक करप्शन ऑफ पावर्स को अपने अंदर खींच लिया था। और ये बात बेचारी मिस फ्लोटिंग के लिए वहाँ पे कोई झटके से कम नहीं थी। वो उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को देखकर हैरान होते हुए खुद से ही कहती है कि आखिर ये सब मैंने कैसे कर लिया। और ये कहकर वो वहाँ पे इस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और ऐसा करने पर हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग वहाँ पे बहुत ही इजीली ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को कंट्रोल कर पा रही थी, जो देखकर तो वो पहले से भी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि आखिर मैं इस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को कैसे कंट्रोल कर पा रही हो। इवन हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग के साथ साथ होली सन फेंग जू और एसिस्टर जू के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, जबकि लियू जेन वहाँ पे ये सब देखकर कहता है कि ये सब तो मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जब मैंने गॉड ऑफ थंडर की पावर्स को अपने अंदर ऑब्जर्व किया था। उस समय मुझे भी अपनी थंडर पावर से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन फिर अचानक से ये सारी गॉड ऑफ थंडर की पावर्स मेरे कंट्रोल के अंदर आ गई और मैं इन्हें कंट्रोल करने लगा। जिस दिन मुझे ये बात पता चली थी उस दिन मैं भी काफी ज्यादा हैरान हुआ था। लियू जेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डोंगमी वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम में और इस लड़की में बहुत ज्यादा फर्क है, तुमने बस मामूली सी थंडर पावर्स को कंट्रोल किया था, जबकि ये लड़की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को कंट्रोल कर रही है, जिसके चलते अब हम इस लड़की को गॉड का टाइटल भी दे सकते हैं। डोंगमी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंग भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है लेकिन इसके पास तो पहले से गॉड ऑफ करप्शन का टाइटल है ना, तो फिर इसे किसी और गॉड का टाइटल लेने की क्या जरूरत है। जबकि ये सब देखते हुए होली सन फेंग जू को तो वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो वहाँ पे एसिस्टर जू की तरफ देखते हुए उनसे सवाल करते हुए पूछता है एसिस्टर जू आखिर मास्टर के साथ ये सब क्या हो रहा है। होली सन फेंग जू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसिस्टर जू उसे वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहता है कि अब तुम्हें इस सब के बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जैसा चाहते थे वो हो चुका है, तो अब मुझे बताओगे तुम मेरे मास्टर को कैसे जानते थे और तुमने उनके कट दी एयर मूव को कैसे सीखा था। वहीं एसिस्टर जू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग वहाँ पे होली सन फेंग जू से सवाल करते हुए पूछती है कि ये सभी लोग कौन है और तुम इन सभी को कैसे जानते हो। लेकिन अभी मिस फ्लोटिंग वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक एसिस्टर जू वहाँ पे एक चुटकी बजाते हैं और ऐसा होते ही मिस फ्लोटिंग वहीं पे बेहोश हो गई थी, क्योंकि एसिस्टर जू अब यहाँ पे और ज्यादा इमोशनल ड्रामा नहीं देखना चाहते थे। वो वहाँ पे दोबारा होली सन फेंग जू से कोल्ड टून में कहता है कि बोलो भी सही। एसिस्टर जू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली सन फेंग जू भी उन्हें वहाँ पे सब कुछ बताते हुए कहता है कि ये बात आज से हजारों साल पहले की है, जब हम लोग थर्ड मरीडियन के लिंचिंग माउंटेन्स में रहा करते थे और वहाँ पे ओल्ड मास्टर जूजियन एक दिन किसी काम के लिए आए हुए थे। असल में मास्टर जूजियन को हमारे लिंचिंग माउंटेन्स के ऊपर लगा हुआ एक इमोर्टल ट्री चाहिए था, लेकिन हमारे मास्टर उन्हें वो ट्री नहीं देना चाहते थे, इसलिए उस समय उन दोनों ही मास्टर से आपस में शर्त लगाई थी कि हम एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे और जो भी ये फाइट जीत गया वो इमोर्टल ट्री उसी का होगा। उस समय मैं बिल्कुल छोटा बच्चा हुआ करता था, मैं दूर से ही अपने घर में छुप कर ये सब देख रहा था जहाँ वो दोनों ही मास्टर्स आमने सामने आ चुके थे। लेकिन तभी अचानक ही ओल्ड मास्टर जूजियन ने वहाँ पे अपनी इमोर्टल सूट को बाहर निकालते हुए कट दी एयर मूव का इस्तेमाल करते हुए मेरे मास्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। हालांकि शुक्र है कि ओल्ड मास्टर जूजियन ने सीधे सीधे मेरे मास्टर के ऊपर अटैक नहीं किया था, वो बस मेरे मास्टर को अपनी पावर दिखाना चाहते थे। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ओल्ड मास्टर जूजियन का वो अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था कि उसने वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ों को भी तोड़ के रख दिया था, जो देखकर तो उस समय मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ था। मैं हैरान होते हुए कहने लगा था कि आखिर ये किस तरह की खतरनाक सोड पावर है, क्या इस तरह की सोड पावर भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। मैं तो एक पेड़ तक को भी नहीं काट सकता, लेकिन इस मास्टर के अटैक ने तो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को काट दिया। यही तो पावर थी जो कि मैं चाहता था और उस दिन से ही मैंने ठान ली थी कि मैं ओल्ड मास्टर जूजियन की तरह ही पावरफुल बनूंगा। और बाद में मुझे इस बात का पता चला था कि हमारे मास्टर्स आपस में फाइट नहीं कर रहे थे,
थे, बल्कि मेरे मास्टर तो ओल्ड मास्टर जू जियान से वो काटी ए टेक्निक को सीखना चाहते थे। लेकिन मास्टर जू जियान के 2 बार दिखाने के बावजूद भी मेरे मास्टर उस टेक्निक को नहीं समझ पाए थे। इसलिए वो चाहते थे कि ओल्ड मास्टर जू जियान उन्हें एक बार फिर से उस टेक्निक का इस्तेमाल करके दिखाए। लेकिन ओल्ड मास्टर जू जियान ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्हें 2 बार अपनी वो टेक्निक दिखा चुके थे और शर्त के मुताबिक उन्होंने वहाँ पे लिंक चेन माउंटेन के ऊपर लगे हुए उस डिवाइन ट्री को भी वहाँ पे ले लिया था, जिसकी तलाश में ओल्ड मास्टर जू जियान वहाँ तक आए थे। और हमारे मास्टर वहाँ पे कुछ समझ पाते उससे पहले ही ओल्ड मास्टर जू जियान के एक जूनियर डिसेबल ने वहाँ पे जल्दी से उस डिवाइन ट्री को वहाँ पे उखाड़ लिया था और बहुत ही तेजी से उसे लेकर वहाँ से भागने लगा था, जो देखकर हमारे मास्टर को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसलिए वो वहाँ पे उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ओल्ड मास्टर जू जियान ने बीच में आते हुए वहाँ पे हमारे मास्टर को ऐसा करने से रोक दिया था। ओल्ड मास्टर जू जियान को इस तरह से बीच में आते हुए देखकर मेरे मास्टर वहाँ पे ओल्ड मास्टर जू जियान से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगे थे कि प्लीज इस डिवाइन ट्री को यहाँ से मत ले जाओ, क्योंकि ये इस दुनिया की इकलौता डिवाइन ट्री बचा है और तुम हो के तुम इस डिवाइन ट्री को काट कर अपने जूनियर डिसेबल के लिए घोड़ा बनाना चाहते हो। जिसपे ओल्ड मास्टर जू जियान उसे वहाँ पे सीधे सीधे जवाब देते हुए कहते हैं कि इस बारे में हम लोग पहले से ही बात कर चुके थे। तुमने उस टेक्निक के बदले में मुझे इस डिवाइन ट्री को देने के लिए बोला था और मैंने अपने वादे के मुताबिक तुम्हें वो टेक्निक पास डाउन कर दी है। अब तुम वो टेक्निक नहीं सीख पाए, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है और तुम मेरे जिस डिसेबल की बात कर रहे हो वो कोई आम बच्चा नहीं है। एक दिन देखना फ्यूचर में आगे चलकर तुम्हारे डिसेंडेंट उससे मदद मांगेंगे। और अभी ओल्ड मास्टर जू जियान वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि सस्टजू के बड़े भाई जो कि उस समय वहाँ पे ओल्ड मास्टर जू जियान के साथ ही उस डिवाइन ट्री को लेने के लिए आए हुए थे, उसने भी वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उस मास्टर के बॉम्ब को पकड़ लिया था और उससे वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा था कि प्लीज उस डिवाइन ट्री को छोड़ दीजिए। मेरे मास्टर उस डिवाइन ट्री की मदद से घोड़ा बनाते हुए मेरे जूनियर ब्रदर को खुश करना चाहते हैं। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस मास्टर को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहने लगा था जू जियान अपने इस घटिया से डिसेबल को मेरे पाँव से दूर करो। लेकिन ये कहते हुए जैसे ही वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे पीछे मुड़कर देखता है तो तब तक मास्टर जू जियान वहाँ से जा चुके थे और जब वो दोबारा वहाँ पे नीचे अपने पाँव की तरफ देखता है तो तब तक सस्टजू का भाई भी वहाँ से जा चुका था और इस तरह बेचारे होली सन फेंगजू के मास्टर का वहाँ पे पोपट हो गया था। और तभी उस ओल्ड मास्टर को वहाँ पे सस्टजू के बड़े भाई की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे ओल्ड मास्टर का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहता है मैं अपने जूनियर ब्रदर के बिहाफ पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब सुनकर तो बेचारे ओल्ड मास्टर की हालत ही वहाँ पे खराब हो चुकी थी और वो चक्कर खाकर नीचे गिरने ही वाला था कि तभी होली सन फेंगजू ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर वहाँ पे अपने ओल्ड मास्टर को संभाल लिया था। और तभी मिस फ्लोटिंग जो कि तभी बिल्कुल वैसे ही थी, वो वहाँ पे ओल्ड मास्टर के पास आकर उन्हें वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहती है मास्टर आखिर आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं। वो ओल्ड मास्टर जू जियान हमें जो टेक्निक देकर गए हैं वो उस डिवाइन ट्री से कहीं ज्यादा खास है और वैसे भी तो आगे चलकर टैलेंट सेट का वो बच्चा ही हमारी रक्षा करने वाला है। तो फिर आप ऐसा समझ ले कि आपने उस बच्चे को पहले से एक छोटा सा गिफ्ट दे दिया है हम सभी की जान बचाने के लिए। मिस फ्लोटिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे उसके ऊपर भी गुस्सा करते हुए कहता है क्या कि तुम हर बार टैलेंट सेट के लोगों की साइड क्यों लेती रहती हो, तुम्हें वो लोग इतने ज्यादा अच्छे क्यों लगते हैं। जिसमें मिस फ्लोटिंग ओल्ड मास्टर को सीधे सीधे जवाब देते हुए कहते हैं क्योंकि वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और ऊपर से आप भी उन्हें नहीं हरा पाते। जबकि उस समय हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू ने वहाँ पे ठान ली थी कि वो टैलेंट सेट के लोगों की तरह बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनेगा। इसलिए वो वहाँ पे अपने मास्टर से सवाल करते हुए पूछता है मास्टर अभी भी जिस ओल्ड मास्टर के साथ आपका सामना हुआ था ये पर्सन कौन था। जिसपे ओल्ड मास्टर उसे वहाँ पे थोड़ा गुस्से से जवाब देते हुए कहते हैं कि एक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू वहाँ पे बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए अपने मास्टर को देखने लगा था, जो देखकर उसके मास्टर वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर तुम इतना क्यूट सा फेस क्यों बना रहे हो, अब तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन अभी वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जल्दी से आगे बढ़कर फेंगजू को वहाँ पे ओल्ड मास्टर जू जियान के बारे में बताते हुए कहता है कि वो मास्टर टैलेंट सेट का लॉर्ड था जिसका नाम जू जियान है और तुम्हारे बचपन का ये ख्वाब है ना कि तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल पर्सन बनना चाहते हो। जिसपे फेंगजू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स ये ख्वाब मेरा अभी भी है। जो सुनकर ओल्ड मास्टर खुश होते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और भले ही मैं उस ओल्ड मास्टर जू जियान को नहीं हरा सकता लेकिन तुम मेरे जूनियर डिसेबल हो और अगर तुम उस ओल्ड मास्टर जू जियान के जूनियर डिसेबल को हरा देते हो तो वो मेरी जीत होगी और ऊपर से तुम उसे हराकर टैलेंट सेट के नए लॉर्ड भी बन जाओगे। और अगर एक बार तुम टैलेंट सेट के लॉर्ड बन गए तो फिर तुम इस दुनिया में जो चाहे मर्जी कर सकते हो। अपने मास्टर की ये बात सुनकर फेंगजू ने उसी दिन से ये ठान ली थी कि वो सस्टजू को हराते हुए एक दिन टैलेंट सेट का नया लॉर्ड बनेगा। होली सन फेंगजू की सारी बातें सुनकर बनने को वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है ओ तो इसका मतलब है कि तुम 9 ग्रेट इमॉर्टल मास्टर्स में से एक ग्रेट इमॉर्टल मास्टर के डिसेबल थे। जिसपे होली सन फेंगजू उनसे कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझसे बोला था कि जिस दिन मैं टैलेंट सेट का लॉर्ड बन गया उसके बाद मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। वो लोग जिन्हें मैं प्यार करता हूँ मैं उन्हें बचा भी सकता था, बस इसीलिए मैं टैलेंट सेट का नया लॉर्ड बनना चाहता था ताकि मैं अपनी मास्टर फ्लोटिंग की जान बचा सकूं। होली सन फेंगजू की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि सस्टजू दोबारा वहाँ पे कोल्टून में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि इमॉर्टल और डीमंस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी तुम लोगों ने आपस में हाथ मिलाया और मिलकर मोस्टर ट्राइब को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की और सिर्फ इतना ही नहीं पूरी 5th मेरिडियन के ऊपर कब्जा करने की भी कोशिश की। लेकिन उस सब के बाद से अब एक बार फिर से इमॉर्टल और डीमंस एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं जैसे कि पहले हुआ करते थे। तो इसका मतलब है कि तुमने डीमंस के साथ किसी बहुत ही ज्यादा जरूरी मकसद के लिए हाथ मिलाया होगा जो कि 5th मेरिडियन के ऊपर कब्जा करना तो बिल्कुल भी नहीं था। सस्टजू के ये सवाल सुनकर हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू भी वहाँ पे थोड़ा परेशान हो गया था लेकिन वो वहाँ पे सस्टजू को जवाब देते हुए बताता है कि असल में तो हम 5th मेरिडियन में आना ही नहीं चाहते थे, हमारा इरादा तो 2nd मेरिडियन में जाने का था और 2nd मेरिडियन के पोर्टल को ओपन करने के लिए हम लोगों ने आपस में हाथ मिलाया था। होली सन फेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिसूमा को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उनका मोस्टर टाइप तो बेचारा यहाँ पे खामखा ही रगड़ा गया था। वहीं होली सन फेंगजू अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि 3rd मेरिडियन
के अंदर हमें इमोर्टल्स को ये बात पहले से ही पता चल चुकी थी कि बहुत जल्द यहाँ पे ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का अटैक होने वाला है, जिसमें हमारी पूरी थर्ड मरीडियन ही तबाह हो जाएगी। इसलिए उस अटैक से पहले हम कुछ भी करके सेकंड मरीडियन के पोर्टल को ओपन करना चाहते थे, क्योंकि हमने सुना था कि वहाँ पे लेजेंड इमोर्टल्स रहा करते थे, और अगर हम लोग वहाँ पे चले जाते तो हम लोग वहाँ पे सुरक्षित रहते, क्योंकि उससे सेफ जगह हमारे लिए और कोई भी नहीं थी। होली सन फेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिचू भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहती है कि सेकंड मरीडियन के बारे में तो मैंने भी सुना है, लेकिन उसी के साथ साथ मैंने ये भी सुना है कि आज तक कोई भी सेकंड मरीडियन के अंदर नहीं जा पाया। इवन मिसुमो भी वहाँ पे मिचू का साथ देते हुए कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे तो लगता है कि सेकंड मरीडियन एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि अगर वो सच में होती तो वहाँ जाने का कोई ना कोई रास्ता भी जरूर होता। लेकिन ऐसा तजू मिचू की बात के बीच में ही काटते हुए कहते हैं कि ये कोई अफवाह नहीं है। असल में सेकंड मरीडियन के अंदर जाने के लिए एब्सोल्यूट पावर का होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे बाकी लेजेंड इमोर्टल कल्टिवेटर्स रहा करते थे। सेकंड मरीडियन अकेले ही बाकी सभी मरीडियंस को मिलाकर भी उनसे काफी ज्यादा ताकतवर है। और तभी ऐसा तजू वहाँ पे होली सन फेंगजू से कहते हैं, फेंगजू तो उस समय तुमने इमोर्टल डीमंस और मोस्टर्स के साथ साथ उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का भी इस्तेमाल किया था सेकंड मरीडियन के पोर्टल को ओपन करने के लिए। मैंने ठीक कहा ना? जिस पे होली सन फेंगजू हमें अपना सर हिलाते हुए कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी हम सेकंड मरीडियन के पोर्टल को ओपन नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से हम सभी को लगने लगा था कि सेकंड मरीडियन एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर अभी तक भी मुझे एक डाउट है, मुझे लगता है कि वो ब्लैक पावर ऑफ करप्शन है सेकंड मरीडियन से होते हुए हमारी थर्ड मरीडियन में आई थी, पर आज तक मुझे इसका कोई भी सबूत नहीं मिला। ये बस मेरा अंदाजा है, जो कि गलत भी हो सकता है। होली सन फेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बन्ने करो वहाँ पे उन सभी से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो अब हमें सेकंड मरीडियन में ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं और मेरे बॉस ने थर्ड मरीडियन के अंदर उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को ढूंढ लिया था, जिससे होते हुए हम लोग सेकंड मरीडियन के अंदर जा सकते हैं। और अभी बन्ने करो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि तजू भी वहाँ पे अपनी जगह से खड़े हो गए थे, और अभी तजू वहाँ पे अपनी जगह पे खड़े हुए ही थे कि तभी वहाँ पे मास्टर यू लाओ की एंट्री होती है, जो कि अपनी व्हील चेयर से होते हुए तजू की तरफ ही आ रहा था। वो उन सभी को वहाँ पे देखकर थोड़ा खुश होते हुए कहता है, और तो सभी लोग पहले से ही यहाँ पे आए हुए हैं, और क्योंकि यहाँ पे सभी इमोर्टल्स खड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि हमारी डीमंस आ चुके हैं। यूलाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि तजू वहाँ पे कोल्ड टून में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं, तो तुम हो यूलाओ? जिस पे यूलाओ भी वहाँ पे तजू को जवाब देते हुए बताता है कि हाँ बिल्कुल मैं ही हूँ। यूलाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि तजू दोबारा वहाँ पे कोल्ड टून में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं, तो अब तुम ही बताओ मुझे कि तुम कैसे मरना चाहते हो। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों क्या लगता है हेल गुड यूलाओ को किस तरह की मौत देंगे? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।